स्टडी किया है when a ray of light strikes interface between two mediums, what happens? This is one medium, this is another medium. A light ray strikes it. There are three types of phenomena which can take place: reflection, absorption and transmission. Absorption को छोड़ देंगे तो दो तरह के फेट बाकी हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा। जब ट्रांसमिशन होगा तो कौन सा फिनोमिना टेक प्लेस करता है? रिफ्रैक्शन, जिसमें स्पीड बदल जाएगी और उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। दोनों चीजें बदल सकती हैं ट्रांसमिशन। ओके, रे यहां स्ट्राइक करेगी और यहां से ट्रांसमिट हो जाएगी। इफ इट इज ए रेयर मीडियम देन इट विल ट्रांसमिट लाइक दिस अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। हमारे नेचर में हमने एक फिनोमिना और देखा है कि जब रे इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए इसको एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में हमने इसको एंटर कराना है। तो बहुत आसान है, इसमें नोक बनी हुई है, हम इसको ऐसे भेजते हैं और ये इसको पंचर करके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा इस एंगल पे भेजते हैं, ये अब भी ये चला जाता है। अब सोचिए हमने इसको इस एंगल पे भेजा तो अब हमको खतरा लगता है कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ये ऐसा गया और उछल के ऐसा चला। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा हुआ एक चीज, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हर समय ये अंदर क्यों जाता है? उस फोर्स के कारण जो अंदर की तरफ होता है। इसलिए इस एंगल पर अलग फोर्स लगता है, इस एंगल पे अलग फोर्स लगता है, इस एंगल पे अलग फोर्स लगता है। तो अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, एंगल पर डिपेंड करता है। यहां पर वो फोर्स वाली चीज मैं नहीं लगाना चाहता, लेकिन हमने ऑब्जर्व वही चीज की है। ऑब्जर्व हमने क्या किया है कि अगर ये एंगल अलग अलग हो तो इसका एक्शन अलग अलग होता है। और इसको हम लोग जब डिटेल में देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं। ये एक डेंसर मीडियम है और इधर रेयर मीडियम है। ये फिनोमिना हमने तभी देखा है when the ray is entering from denser to rarer medium। इसका रीजन क्या है कि डेंसर टू रेयर में ही दिखता है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर हमने बहुत सारी रेज को भेजा, एक ऐसी स्ट्रेट, दूसरी थोड़ा सा ऐसे एंगल बनाते हुए, तीसरी इससे ज्यादा एंगल बनाते हुए, चौथी इससे और ज्यादा एंगल बनाते हुए, पांचवी और ज्यादा एंगल बनाते हुए। इस तरह से अलग अलग एंगल पर हमने भेजा और ये है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सब आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब सबका फेट देखिए, ये यहां से जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल हैपन टू दिस? इट विल गो स्ट्रेट। तो हमने एक फैक्ट याद कर लिया, एनी रे व्हिच इज नॉर्मल टू द सरफेस will go without any refraction or without any deviation from its path। तो ये यहां से सीधी चली जाएगी। ये वाली डेंसर टू रेयर जा रही है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये थोड़ी सी अवे होके ऐसे जाएगी। ये वाली इससे ज्यादा बड़ा आई है इसका, इसलिए इसका आर और ज्यादा बड़ा होगा।
क्योंकि I upon R sin I upon sin R has to be constant. इसलिए अगर I बढ़ गया तो R भी बढ़ जाएगा and this will become like this. इससे और ज्यादा बढ़ गया. अब I को हमने और बढ़ा दिया तो R को और ज्यादा बढ़ना है. इतना ज्यादा बढ़ गई कि ये इस सरफेस के साथ साथ चली गई ऐसे. ये I को बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेटली I की एक ऐसी वैल्यू आएगी, एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू द रिफ्रैक्टेड रे विल जस्ट ग्रेज थ्रू द सरफेस और इट विल बिकम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री. ये हो सकता है. क्या प्रूफ है कि हो सकता है? आंसर है कि I से हमेशा R बड़ा होता है. क्यों बड़ा होता है? क्योंकि रे कहां से कहां जा रही है? यस, डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर में हमेशा R जो है वो I से बड़ा होगा बिकॉज इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. सिंस इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल R हैज टू बी लार्जर देन I. इसलिए I के 90 पहुंचने के पहले कौन 90 पहुंच जाएगा? R, क्योंकि R बड़ा होगा. इसलिए I की एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90. श्योर. ये बात समझ में आई? इसीलिए ये फिनोमेना डेंसर टू रेयर ही होता है, रेयर टू डेंसर नहीं होता. ओके, तो ये 90 हो गया. नाउ दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस फॉर विच this angle of refraction has become 90 degree, we call this angle as critical angle. Right? So note कर लीजिए, angle of incidence in the angle of incidence नहीं, इसको शुरू से नोट करना चाहिए. हाँ ठीक है. angle of incidence in the denser medium for which corresponding angle of refraction in rarer medium is 90 degree, comma, is called critical angle. Is called critical angle for the set of these two mediums. For the set of these two mediums. ठीक है? Okay, ये हो गया. So we will call this critical angle as C. Now for this particular situation, इस सिचुएशन में what will be the refractive index relation? refractive index किसका? तो आंसर है जो रिफ्रैक्ट कर रहा है. इसमें रिफ्रैक्ट कौन कर रहा है? रेयर मीडियम. ओके, लेट्स कॉल दिस मीडियम 1, मीडियम 2. नाउ म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन. इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? 2. रिफ्रैक्ट कौन कर रहा है? 1. सो दिस विल बी म्यू ऑफ 1, क्योंकि मोड़ने का काम 1 करता है. सो दिस विल बी म्यू ऑफ 1. किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? 2. सो म्यू 1 इज इक्वल टू साइन, इंसिडेंट एंगल की साइन, और जिस एंगल पर ये 90 बने इस एंगल को हम क्या लिखते हैं? C. So this is sin C divided by sin 90. Okay, sin 90 is equal to 1. So this is mu 1 2. अब we know one relation that mu 1 2 is equal to 1 upon mu 2 1. Okay, ये वाला हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं. इन दोनों को हम रिवर्स कर देते हैं.
इन दोनों को रिवर्स करिए, ये क्या बन जाएगा? अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डेंसर मीडियम का। दिस इज इक्वल टू 1 ऊपर चला गया 1 अपॉन साइन सी। This is the relation we are supposed to remember. Okay? So mu of this medium is equal to 1 upon sin C. What is C? Critical angle for these two medium. 2 to 1. अब इसको थोड़ा सा हमने और एलॉबरेट करना है और स्टडी करना है। अगली चीज, अगर हम इसको फिर से इस पर आएंगे, अगर हम इंसिडेंट एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे फिर क्या होगा? ये और ज्यादा मुड़ेगी, लेकिन अगर ये और ज्यादा मुड़ेगी तो इसी मीडियम में आ जाएगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, ये इसी मीडियम में आ जाती है। अगर हमने इसको C से भी बड़ा कर दिया, लार्जर देन C, तब ये इससे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। एक रे का एक बॉर्डर से टकराना, उसी मीडियम में वापस आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? रिफ्लेक्शन। एक फिर से एक रे का एक मीडियम में जाना और इंटरफेस से पंचर करके दूसरे मीडियम में चले जाना, ये कौन सा एक्शन है? रिफ्रैक्शन। एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम में हुआ? तो आंसर है अपने ही मीडियम में हुआ। सो दैट इज ए इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कौन सा एक्शन हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ये एंगल C इसके बराबर जाएगा और जस्ट इसके बाद अगर हम एक लाइन खींचेंगे ठीक इससे लगी हुई, तो वो लाइन हम क्या देखते हैं कि इससे ठीक नीचे यहां पर नहीं आती। जैसे सुनिए, यहां से जो लाइन जा रही थी वो यहां जा रही थी, ऐसे। इसको हमने 4 डिग्री इधर किया तो ये भी 5 डिग्री इधर आ गई, थोड़ी सी ज्यादा 5 डिग्री इधर आई। अब यहां से हमने इसको 1 डिग्री इधर किया, सिर्फ 1 डिग्री, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इधर कितनी आएगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पर हम क्या देखते हैं कि हमने इसको यहां किया और ये यहां आ गया, इतना पूरा पाता, तो यहां नहीं बनती, यहां बनती है। फिर हमने इससे पूछा कि भाई तुम्हारा नियम तो ये था एक डिग्री नीचे उतरना, तो यहां से 1 डिग्री उतरना था। तो इसका कहना था कि साहब इस मीडियम के लिए नियम था, उस समय ये रे क्या कर रही थी? रिफ्रैक्शन। क्या कर रही थी? अब क्या कर रही है? और रिफ्लेक्शन का नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू। अब इसने इस एंगल को नहीं देखना है, अब इसने इस एंगल को देखना है। ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? सेम। इसलिए जैसे ही ये अंदर घुसती है, नेक्स्ट रे डायरेक्ट हमको यहां मिलती है। और ये किस रूल के अनुसार है? रिफ्लेक्शन लॉस के अनुसार, बिकॉज नाउ इट इज रिफ्लेक्शन। समझ आया? तो इसके बाद ये रे मिलेगी। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां पर ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 1, ये हमने बनाई रे नंबर 2, ये। तो रे नंबर 2 कहां आएगी? नीचे कि ऊपर? वेरी गुड। ये एंगल बढ़ गया, तो ये एंगल बढ़ गया, ये आई रे नंबर 2। रे नंबर 3,
ये रे नंबर 3, ये रे नंबर 4, तो ये रे नंबर 4, और ये रे नंबर 5, तो ये रे नंबर 5, ये रे नंबर 6, इधर ये रे नंबर 6, तो ये वाली रे नंबर 6। तो जब इधर से हमने स्टार्ट किया था, फिर से देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया, इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूं। नाइन्टी डिग्री, यहां पर हमने 90 रेज बनाई। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब हो? 42 डिग्री या 41 डिग्री ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। तो आप मुझे ये बताइए, ये वाली रे जो 30 डिग्री बना रही है और ये वाली रे जो 60 डिग्री बना रही है, इन दोनों का फेट क्या क्या होगा? 30 डिग्री वाली जाके स्ट्राइक करती है, पार होगी कि रिफ्लेक्ट होगी? पार होगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के नीचे जितनी हैं वो सब पार हो जाएगी। 60 वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। गुड। अब यहां से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 45 तक, 41 तक कैसी चलेंगी ये? यहां से 1 2 3 4 5 3 41। इधर से जिसका नंबर 41 है वो कहां जा रही है? ये जा रही है 41। ये समझ आएगा? जो 0 डिग्री है वो कहां जा रही थी? 0। ये उसके बाद 1 वाली यहां आ जाएगी 1.5 या 2। उसके बाद ऐसा बढ़ते जा रही है, तो 41 वाली ने कितना एंगल बना लिया? 9। ये यहां आ गया 41। अब रे नंबर 42 सी क्रॉस हो गया। जैसे ही ये 42 आती है, ये 42 बताइए कहां जाएगी? 42 अंदर आना है तो कितना एंगल बनाकर आएगी? 42 इधर से। तो इसने इधर से 42 बनाया एंड दिस इज 42। 41 के बाद 42 यहां है। अब बताइए ये जो यहां से गई 45, तो अब यहाँ 42 शुरू हुआ, फिर यहाँ से 45, फिर यहाँ 60, फिर यहाँ 70, फिर यहाँ पर 80 और फिर यहाँ पर 9। तो यहाँ से शुरू हुआ 0, 10, 20, 30, 40, 41 और 41 के बाद 42, 45, 42। यहाँ तक ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तरीका समझ आया? ये कोई एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, पर अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो अब आपसे बन जाएगा। कौन सी रे किधर जाएगी? तो क्या इस जगह पर कभी भी हमको रे मिलेगी? आंसर है यस, मिलेगी। जो कि कहां से आ रही होगी? यहां से आ रही, इधर से, इधर से। यहां से यहां तक की रेज कहां जाएंगी? बाहर। यहां से यहां तक की बाहर जाएंगी, यहां से यहां तक की अंदर आएंगे। तो ये बताइए इस एरिया में कौन सी रे आएगी? यहां से लेके यहां तक 90 रेस हैं। इस 90 में से यहां कोई आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। ये एक चीज समझ में आ गई आपको। अब एक और चीज जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पहले हम ये स्टडी करते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका आपस का रिलेशन देखिए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, साइन उसी एंगल की बड़ी होती है जो एंगल बड़ा होता है। सो इफ सी इज लार्जर, साइन सी इज लार्जर। म्यू और सी का रिलेशन बताइए।
इनवर्सली, इनवर्सली मतलब अगर म्यू ज्यादा है तो साइन कम होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये डिफरेंस आएगा। तो थोड़ा नोट करिए एक चार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। refractive index mu for water is 1.33 and C for water is 48.75 degree. C for water 48.75 degree. एक और ट्रांसपेरेंट चीज जो हम बहुत यूज करते हैं, क्राउन ग्लास, जो हमारा ऑर्डिनरी ग्लास है।
से ज्यादा होना बड़ी नॉर्मल बात है। ये अगर ऐसा हो गया तो ये क्या करेगी, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट विल गो लाइक दिस। अब ये एंगल कैसा होगा, लार्जर देन 45, और हमको तो कितना चाहिए 24, तो ये यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल कैसा हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसका एंगल ये हमेशा लार्जर देन 24 होता है और ये इस तरह से मुड़ते चले जाएगी, इसके अंदर घूमती रहेगी और ट्रैप हो गई। बाई चांस कहीं इसको एंगल 24 से कम मिल गया तब बाहर निकलेगी, अदरवाइज उतनी देर तक उसके अंदर को घूमती है। तो ये डायमंड का कट हम इस तरह से बनाते हैं कि ये जो ये एंगल बहुत बड़ा कर देते हैं। अगर ये एंगल लार्ज हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, स्मॉल, क्योंकि तीनों का सम तो कांस्टेंट है 180। अगर ये एंगल लार्ज होगा तो ये दोनों स्मॉल हो जाएंगे, अगर ये स्मॉल हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और हमको 24 से लार्ज चाहिए, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि 24 से लार्जर हो जाए, इसलिए रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, इस तरह से ये ऐसा अंदर घूमेगा और इसकी जो डायमंड की दीवारें बनती हैं, यानी डायमंड का जो क्रिस्टल होता है, डायमंड के क्रिस्टल में इस तरह से हम क्रिस्टल बनाते हैं, ये उसकी वॉल्स होती हैं। ये वॉल भी कितनी होंगी, 8। फिर इसके ऊपर ऐसे प्लेन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर और ऐसे प्लेन बनाते हैं, यानी एक प्लेन, फिर ऐसा प्लेन, फिर उसके साथ लगा हुआ ऐसा प्लेन। कोई भी दो प्लेन को ऐसा नहीं करते कि एंगल छोटा होता है, हर एक के बीच में कैसा एंगल रखते हैं, बड़ा बड़ा एंगल रखते हैं। तो उससे क्या होगा, जब ये एंगल बड़ा होगा ऑटोमेटिकली ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको बड़ा होगा। तो उसकी डायमंड तभी अपना इफेक्ट दिखाता है जब हम उसकी कटिंग बड़े अच्छे से करते हैं। कोई भी फेस उसका बड़े से बड़ा एंगल ही लिए रहता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा उसका लार्जर रहेगा। ये उसकी कटिंग की स्पेशलिटी होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले जो हम सोच रहे थे कि 24 रेस बाहर चली जाती हैं और 66 वापस आती, अब वो 24 भी बाहर नहीं जाती क्योंकि उनको भी एंगल नहीं मिलता। तो 100% एनर्जी इसके अंदर घूमते रहते, बस एक बार आ जानी चाहिए, उसके बाद वो ट्रैप हो जाएगी। 100% तो थोड़ा एग्जैगरेटेड हो गया, बट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट गेट्स ट्रैप्ड इन इट। तो वो फिर हमको शाइनिंग दिखता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत होता है। और अगर ग्लास होगा तो क्या करेगा, उसका एंगल कितना है 41, तो वो काफी चांसेस हैं कि उसमें से रेस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि 24 के नीचे बहुत कम रेस होंगी, 41 के नीचे काफी होंगी, वो निकल जाएगी। इस तरह से डायमंड हमको ज्यादा स्पार्कल देता है बिकॉज इट गेट्स स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और फिनोमिनास, इसके एप्लीकेशंस। इसका एक नेचुरल एप्लीकेशन है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिराज के बारे में पढ़ा है। ओके, सो मिराज यू अंडरस्टैंड और वी नीड टू डू इट। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एक और हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, दैट इज टर्निंग द इमेज विद हेल्प ऑफ प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म। उसके पहले एक और छोटी सी चीज, इसका जो नाम रखा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें 3 शब्द हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
Why it is reflection? Because it strikes a medium and comes back. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So it is a reflection. Internal in the same medium. Now what you have to understand, what is meaning of total. Why it is called total. So याद रखिए, this total is with reference to energy. Energy. अभी तक हमने जो reflection देखा है, that reflection is by the mirror. Whether it is plane mirror or spherical mirror, a ray goes there, strikes it. ये रे किस मीडियम में है? रेयर. कैसे मालूम? क्योंकि मिरर किस मीडियम का बनता है? मेटल. मेटल का या जिस मीडियम का भी बनता है, वो मीडियम हवा से तो ज्यादा डेंस होता है. ओके? सो ये रेयर मीडियम से जाती है और जाकर एक हार्ड मीडियम को स्ट्राइक करती है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट, रे, वेव जाकर एक हार्ड मीडियम को स्ट्राइक करेगी, देयर विल बी सम, ड्यू टू दैट कोलिजन, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी. Either loss of energy is always in the form of heat, but there will be some loss of energy. तो यहाँ पर अगर इसकी एनर्जी 100 है और इसने यहाँ कोलिजन किया, कोलिजन करके ये इधर आएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी 90. 10 is absorb, और हम लोगों ने पढ़ा है एब्जॉर्ब होता है. ठीक है? सो ये 90 हो गई. इस तरह से ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? नॉर्मल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये रेयर नहीं है. ये कैसा है? डेंसर. यहां से जो ये लाइट रे जाती है, इसके सामने ये जो मीडियम पड़ता है, इस मीडियम में कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब रेयर है. इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं एंड इट इज रेयर. ये उसको हिट कर ही नहीं सकता, तो कोलिजन नहीं होता. कोलिजन नहीं होता. तो ये क्या करती है? आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये स्लिप हो जाती है. स्लिप कैसे हो जाती है? जैसे हम लोग स्लिप हो जाते हैं पानी में. वैसे ही क्यों स्लिप हो गई? क्योंकि बहुत टेढ़ी हो गई. सीधी जा रही थी तो स्लिप नहीं हो रही थी, पार कर रही थी. अब ये ऐसा टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, ये यहां से ऐसा गई और ये ऐसा मुड़ गई. ये इस तरह से गई और ऐसे चली गई, स्लिप होके गई. यहां पर कैसे हुआ? यहां पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं, पर अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं. सो व्हाट वी स्टडी इन इट, कि यहां से डेंसर मीडियम से ये रे जितनी एनर्जी लेकर जाती है, जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज देयर इज नो कोलिजन लाइक इट वाज हियर विद द हार्ड सरफेस. यहां तो हार्ड सरफेस नहीं है, कोई सरफेस ही नहीं है. उसके बावजूद भी ये यहां से जाके पलट गई. क्यों? क्योंकि इसका एंगल एक लिमिट से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका था. उससे इतना ज्यादा हो चुका था, यहाँ जो हमने सीरीज बनाई थी कि ये 90 से भी ज्यादा होना चाहती थी, इसलिए वो इस मीडियम में आ गई. तो इसमें कोलिजन वाली कोई बात नहीं, कोलिजन नहीं हुआ. और कोलिजन नहीं हुआ, एनर्जी लॉस नहीं हुआ. अगर एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो हमने जितनी एनर्जी दी थी, टोटल की टोटल एनर्जी हमको मिल गई. तो अगर उसमें ये वाली रे 100 एनर्जी लेके जा रही है, तो यहां पर भी हमको कितनी मिली? 100 टोटल. दिस इज दैट टोटल. So what this total means? The energy of the reflected ray is total what was supplied. Sir, जब कोलिजन नहीं हुआ तो स्लिप कैसे हुई? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि उसको आप लिटरली मत लीजिए कि वो स्लिप हुई. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रिफ्लेक्ट होने के लिए यहां पर हमने ये देखा था कि ये वाली
यहां पर गई, ये वाली यहां पर गई। अब ये वाली कहां जाएगी बताइए? और मुड़ना है उसको, तो मुड़ के कहां जाएगी? यस, ये इसमें एंटर एस। तो ये क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ गया, रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ गया, तो कोलिजन कहां हुआ? सर एक बार आप बोले ना कि अगर एंगल बढ़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम। हाँ हुआ सर, मतलब अभी तो वो रिफ्लेक्ट हुआ ना, अब तो स्लिप नहीं हुआ ना, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। हाँ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, वो जो रिफ्लेक्शन हुआ उसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्लिप होने से। रिफ्लेक्शन मतलब सर अभी भी जो इंसिडेंट रहेगा और रिफ्लेक्शन रहेगा दोनों का सेम एंगल रहेगा। हाँ, अब वो स्लिप नहीं होगी तो भी सेम एंगल रहेगा। स्लिप कोई फिनोमिना नहीं होता, प्लीज उसको भूल जाइए। मतलब अगर अभी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी उसका सेम एंगल रहेगा। रिफ्लेक्शन जब होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम। ठीक है, तो स्लिप का मैंने एग्जांपल इसलिए आपको दिया कि जैसे हम यहाँ ग्राउंड में कीचड़ है, पानी है, ऐसे पैर यहाँ डालें और हमारा पैर उछलकर इसी मीडियम में वापस आ गए, दैट इज स्लिप, जस्ट लाइक दैट। पर आप उसको इट्स नॉट ए गुड एग्जांपल, क्योंकि कोलिजन तो होता है उसमें, तो इसमें वैसा नहीं होता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एनीवे, आप सिर्फ इसी को याद रखिए कि डेंसर से जब जाएगी मुड़ते 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 लास्ट में एक्सट्रीम हो जाएगा, देन इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम, राइट? सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ और एप्लीकेशंस देखिए। ये एक इंसिडेंट रे जाती है और ये एक राइट एंगल प्रिज्म है। ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है। दिस इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये सरफेस पर नॉर्मल है तो रिफ्रैक्शन के बाद इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी एंड इट विल गो लाइक दिस। ये बताइए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना माना जाएगा? 0. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी 0, देयरफॉर इट गोज स्ट्रेट। तो हम एक नियम याद कर लेते हैं कि कोई भी रे अगर सरफेस के नॉर्मल आती है तो वो कैसे एंटर करेगी? इन द सेम डायरेक्शन। ये ऐसा कि लेकिन जब यहाँ पर पहुंचती है तो ये नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है, ये राइट एंगल है 90, ये 45, ये 45, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। This 45 is larger than 41. If it is larger than 41, तो क्या होगा? ये बाहर नहीं निकलेगा, there will be total internal reflection। और कितना एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट होगा? 45। So 45 and 45, 90. So there will be this 90. अब ये 90 डिग्री से इधर आया तो इस पर कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। सो विदाउट एनी फर्दर डेविएशन इट विल कम स्ट्रेट, इस तरह से। यहां पर एक दूसरी रे चलती है, ये बी है, ये ऐसे गई और ऐसे आ गई। This is B and this is A। तो देखिए यहाँ पर AB की डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी। इधर आके AB की डायरेक्शन कैसी हो गई? ठीक है, तो ये हमने इसको टर्म किया। यहाँ पर कौन किस फिनोमिना ने काम किया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? राइट एंगल प्रिज्म।
इज अगेन ए राइट एंगल प्रिज्म। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी। दिस स्ट्रेट रे विल एंटर स्ट्रेट, यहाँ 45 डिग्री बनता है, तो ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ फिर 45 बनता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल कंप्लीट। अब हम क्या देख रहे हैं, ए बी उल्टा हो गया। यहाँ पर ए ऊपर है, बी नीचे, इधर आएगा तो ए नीचे बी ऊपर। दिस इज ए राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ और यहाँ दोनों जगह। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल यूज जो हम कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना का, दैट इज इन ऑप्टिकल फाइबर। कम्युनिकेशन में इसे हम बहुत यूज करते हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ये एकदम से हमारे लिए क्रांतिकारी चीज है। ओके, किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है पहले ये देखिए, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम सपोज ग्लास है और उस ग्लास का एक बहुत बारीक स्ट्रैंड बनाया, जस्ट लाइक हेयर। इतना बारीक होता है जितना कि हेयर होता है। जब इतना फाइन स्ट्रैंड होगा तो वो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। वो ग्लास जैसे कड़ा नहीं रहता, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट पूरा होता है। मान लीजिए ये वो स्ट्रैंड है, इसको हमने यहाँ पे रखा तो इसका म्यू का वैल्यू कितना है, 1.5। इसके बाहर में एयर है, एयर, और एयर के म्यू की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, ये रेयर है और ये डेंसर है। अब इसका डायमीटर कैसा है, वेरी स्मॉल। हमने बताया हेयर स्ट्रैंड है, सो इट इज अ वेरी स्मॉल। इसके सामने हमने एक एलईडी बल्ब जलाया। एलईडी बल्ब जलाते यहाँ से रेज ऑफ लाइट इसमें एंटर करेंगी, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट एंटर की। यहाँ पर एक नॉर्मल बनाइए और मुझे बताइए कि ये जो एंगल है, दिस एंगल, हाउ लार्ज दिस एंगल कैन बी। तो आंसर है दिस एंगल विल बी अप्रोचिंग 90। क्यों?
क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट इसकी डायरेक्शन के पैरेलल ही है। ये इतना पतला है कि यहां से अगर आप ऐसे एक सुई घुसाएंगे तो उस सुई में और इसमें कितना एंगल बनने वाला है? बहुत कम, 0 के बराबर। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा कितना टेढ़ा कर लोगे? 5 डिग्री। तब भी ये एंगल कितना बचेगा? 85। ठीक है, सो दिस एंगल हैज टू बी वेरी वेरी लार्ज। अगर ये एंगल बहुत लार्ज होगा, यहां पर इसमें आके ये डेंसर मीडियम है, यहां डेंसर मीडियम खत्म हो गया, इसका इंटरफेस है, इधर रेयर मीडियम है, तो यहां पर ये चेक करता है वेदर दिस एंगल इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल और नॉट। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या करेगा? अंदर, और छोटा होगा तो बाहर। अब हमने जानबूझकर इसका रेडियस इतना छोटा किया है और सामने से लाइट डाली है कि ये एंगल ऑलमोस्ट 89 डिग्री पहुंचा दिया। किसी भी चीज का क्रिटिकल एंगल 89 नहीं हो सकता, हर एक का क्या होगा? उसके अंदर ही होगा। और हमने जो एग्जांपल देखे ग्लास का कितना? 41। ठीक है, प्लास्टिक कोई होगा 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एंगल बड़े कैसे हो जाते हैं। एंगल किस पर डिपेंड करता है? म्यू पे डिपेंड करता है। ठीक, ओके, वी विल कम टू दैट। बट दिस एंगल इज वेरी लार्ज, एज मच एज 90 डिग्री। इसमें चांस क्या बना कि ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। सो दिस रिफ्लेक्ट्स। मान लीजिए सिर्फ 5 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइक 85 से तो यहां आ गया, तो ये एंगल कितना बना? 85 अल्टरनेट एंगल। फिर यहां से ये ऐसा चला, ये एंगल कितना बना? 85। फिर ये यहां से यहां चला और यहां से बाहर, इस तरह से चलता चला गया। अच्छा, मान लीजिए यहां पर हमने इसको थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसा। कितना मोड़ दिया? हाफ डिग्री, हाफ। तो ये एंगल 85 की जगह कितना हो जाएगा? 84.5 बस। तो अगर 85 में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 84.5 में भी हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो हमने हाफ डिग्री यहां मोड़ा, हाफ डिग्री यहां मोड़ा, हाफ यहां मोड़ा, हाफ यहां मोड़ा, ऐसा करते करते 180 बार हाफ मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया? 180 बार उसको मोड़ दिया, तो कितना मुड़ा? 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री का मतलब हुआ कि हमने एक ये इतनी लंबी तार ली और उसको ऐसा कर दिया, और वो तार कैसी बन गई? इस तरह से। ये ऐसे। यहां देखिए डायरेक्शन कैसी है? इस तरह। यहां डायरेक्शन कैसी है? इस तरह। दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री दिखता है। लेकिन कोई भी एक जगह पर देखिए, यहां से यहां कितना मुड़ा है? हम बोलेंगे ये तो स्ट्रेट है, यहां से यहां स्ट्रेट, यहां से यहां स्ट्रेट, पर टोटल कितना मुड़ गया? 90 डिग्री। ओके, इसको हमने ट्यूब बना दिया लाइक दिस। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर ऐसा, और यहां पर हमने बल्ब जलाया, यहां बल्ब जलाया, इसकी लाइट ऐसे गई। अब ये लाइट तो बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि ये रेडियस कैसा है? हेयर, बहुत छोटा, तो इसलिए ये यहां से ऐसे 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 अंदर अंदर ऐसे चलते गए। यहां से यहां तक आते समय ये 1 लाख बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है। इतना छोटा छोटा इस तरह से रिफ्लेक्शन। तो उसको तो 90 का कुछ पता नहीं लगता, ये यहां से ऐसा निकली। अब देखिए एंटर इस डायरेक्शन में की थी, निकली उस डायरेक्शन में। हमने लाइट को मोड़ दिया, लाइट को मोड़ दिया, मोड़ा ना। इस तरह से हम लाइट को मोड़ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। तो इससे यहां पर ये बल्ब से हम इसको सिग्नल देते हैं। कैसे सिग्नल देते हैं?
जब हम बोलते हैं माइक्रोफोन में तो उससे माइक्रोफोन में बोलते हैं, उससे साउंड को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में। वो वोल्टेज कम ज्यादा होती है, साउंड के अनुसार वो वोल्टेज कम ज्यादा होती है, तो उसको हम एक सर्किट में लगा देते हैं जो बल्ब के साथ जुड़ा है। तो बल्ब भी कैसा होगा, उसकी लाइट कम ज्यादा होगी, वो ये बल्ब है। तो ये बल्ब जब उस लाइट को कम ज्यादा लाइट को दिखता है, एमिट करता है, वो लाइट इसमें से जाएगी ये, और ये केबल को हम ऐसा ले गए, फिर ऐसा ले गए, फिर यहाँ से ऐसा ले गए, फिर ऐसा ले गए, और बिलासपुर से कटघोरा वाले रास्ते से किनारे 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 को बसते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी किनारे में लाल रंग की, पीले रंग की, ऑरेंज कलर की केबल चमकते रहती है, काम चलता रहता है केबल डालते, वो ये वाली केबल। तो वहां से यहाँ तक सिग्नल आ जाता है, और उस सिग्नल को यहाँ लाके हम यहाँ पे टेलीफोन से जोड़ देते हैं, फिर उस टेलीफोन से हम साउंड सुन सकते हैं। हम लोग जब कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये आपने अगले महीने पढ़ना है, इसके बाद उसमें आप देखेंगे हम इसको फिर यूज करते हैं। उस समय इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि यहाँ से हम सिग्नल देते हैं, इधर से हमको सिग्नल मिलता है। तो इसके अंदर कौन सा फिनोमेना यूज हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लाइट को मोड़ रहे हैं। लाइट एक तरह की रे है, एक तरह की एनर्जी है, वेव है, उस वेव को हम मोड़ के अपने मनपसंद रास्ते से घुमा घुमा के कंटिन्यूअसली ला सकते हैं बिना तोड़े हुए। अदरवाइज आप यहाँ से 200 किलोमीटर से यहाँ तक लाइट का सिग्नल नहीं दिखा सकते, लेकिन रे के अनुसार आप दिखा सकते। जैसे आपका ये एक घर बना हुआ है और इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, इस तरह से इधर खिड़कियां हैं, इधर कुछ नहीं है, और ये कमरा एकदम डार्क पड़ता है। तो हमने यहाँ छत पर ऑप्टिकल फाइबर लगाई और ऑप्टिकल फाइबर को कहीं से लेके आए, ऐसा यहाँ सन रेज पड़ेंगी और कमरे के अंदर ये चमकेगा। दिस इज पॉसिबल। इंडिया में हम लोग नहीं करते, हमको बिजली मुफ्त में मिल जाती है, पर ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, किया जा सकता है। इस तरह से हम लाइट को मोड़ सकते हैं, लाइट वेव्स को। एनीवे, तो ये एक तरीका है वेयर वी यूज इट। अब इसमें थोड़ा सा और सुनिए। ये एक सिग्नल लेके आ रही है, हमको 2 टेलीफोन चलाने, तो हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रैंड बना देंगे। 3 बनाने हैं, 3 स्ट्रैंड बना देंगे। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। ये एक स्ट्रैंड है और इसमें ये ऐसे लाइट गई और यहां से लाइट वापस आई। इसके ऊपर मैंने एक दूसरा स्ट्रैंड रखा दूसरे नंबर के लिए। ये क्या था, ग्लास। ये भी क्या है, ग्लास। अब बताइए, ये वाली जो रे जा रही है, ये वापस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यस, क्योंकि रिफ्लेक्शन की शर्त क्या है, इट शुड हैव द इंटरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। वो खत्म हो गया। अब डेंसर टू डेंसर है, तो डेंसर टू डेंसर है, तो डेंसर टू डेंसर तो ये ऐसी चली जाएगी सीधी। यहां जाके देखेंगे क्या होगा, पर ये वाला हमारा खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है कि क्या हम 2 स्ट्रैंड यूज नहीं कर सकते? तो उसका तरीका क्या होगा, तो उसका हमने तरीका निकाला। उसका तरीका ये निकाला कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम ढूंढा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम, काफी कम है, और ऐसे मिल जाते हैं, रेजिन, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब हमने एक ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर ऐसा मोटा सा पॉलीथीन चढ़ा दिया, रेजिन चढ़ा दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2।
इसके ऊपर हमने ये एक जैकेट लगा दिया। ये जैकेट में जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होगा। सपोज दिस इज 5/4 1.25, ठीक है। अब अगर ये 3/2 है और ये 5/4 है तो आपको यहां पर क्रिटिकल एंगल कितना चाहिए, ये एक न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता है। अभी आप बनाइए। क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला जाता है? साइन C इज इक्वल टू 1/μ। किसका म्यू? इसका। दिस म्यू ऑफ दिस विद रेफरेंस टू दिस। अब इसको कोशिश करिए, बनाइए। व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल हियर, C कितना होगा, कोशिश करिए। पहले हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा सुन लीजिए। हम क्या ले रहे थे? म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/sin C। ऐसा था, बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक ही जगह काट के क्या कर दोगे? रेजिन, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रेजिन। अगर आपको ये फिगर मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट बदल गया। अब हमको क्या चाहिए? म्यू जी आर। अब बताइए आपका नॉलेज क्या कहता है? म्यू जी आर किसके बराबर होता है? यस, म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ, और ये दोनों आपको दिए गए, ठीक है। अब बनाइए इसको। तो आपने इसको किस तरह से बनाया? म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। sin C, ये जो म्यू है किसका? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। यहां पर सेकेंड मीडियम क्या है? रेजिन। तो हमको चाहिए ग्लास टू रेजिन, और ग्लास टू रेजिन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ रेजिन। इससे ये निकलेगा। इसकी वैल्यू हमने रखी कितनी? 3/2। इसकी वैल्यू रखी 5/4। इसको सॉल्व किया तो ये आपका आया साइन इनवर्स, ये साइन C इज इक्वल टू 0.83। तो इससे C की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 56 डिग्री, ये इसका एंगल आएगा। सो दिस एंगल शुड बी मोर देन 56 डिग्री। तो मोर देन 56 डिग्री इज वेरी सेफ। हम 80 से ज्यादा रखते हैं, इवन मुड़ भी जाएगी तो भी मोर देन 80 रहेगा। इस तरह से ग्लास के ऊपर रेजिन लगाकर हमने एक केबल बना ली, दूसरे ग्लास पे रेजिन लगा के दूसरी केबल बना ली। अब एक के ऊपर दूसरे को रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर ग्लास के ऊपर रेजिन है। तो हर हायर मीडियम के ऊपर में एक ग्रेडर मीडियम है, इसलिए ये सब जगह काम करेगी। अब हम इसके बहुत सारे लेकर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड्स लेके एक बंच बना लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज केबल। सो नाउ इट इज ए ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC। तो ये OFC शब्द आप बहुत सुनेंगे कम्युनिकेशन में, टेलीफोन डिपार्टमेंट में, हर जगह पे OFC। सो OFC मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये हम लोग को बहुत लगेगी, एंड दिस यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग यही खत्म करते हैं। इसके बेसिस पर आप बहुत सारी चीजें मिलती मार्केट में भी। सजावट का एक सामान मिलता है, आपने देखा है, गुलदस्ता जैसे आता है, बहुत सारे ऐसे उसमें से ऑप्टिकल फाइबर्स निकले रहते हैं। उसमें एक दो छोटी मोटी चीजें क्या रहती हैं, जैसे ये जो बने रहते हैं इस तरह से, इसका ये एंड ओपन होता है और यहाँ पर बल्ब जलता रहता है हमारा ये पॉट के अंदर। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाती है और यहाँ से निकल जाएगी। तो क्या करते हैं कि ये जो एंड है यहाँ पर हम एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा देते हैं, जैसे ट्यूबलाइट में व्हाइट पाउडर। तो ट्यूबलाइट में व्हाइट पाउडर है, वो चमकता है जो ग्लास पे लगा हुआ रहता है। उसी तरह की कोई चीज यहाँ लगा देते हैं,
आइदर रेड कलर और ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। तो जब यहाँ अंदर लाइट जलती है तो ये लाइट यहाँ से तो ऐसे ऐसे जाती है, तो जब हम इधर से इसको देखते हैं, यहाँ से हम इसको देखेंगे तो यहाँ से कोई लाइट रे हमको नहीं दिखती, सिर्फ कहाँ पर दिखेगी, यहाँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये लाइटेड हो गया, ये लाइटेड हो गया तो ये सब तरफ रेस निकालता है और ये वाला आपको ब्राइट दिखेगा। इस तरह से ऐसे 50-100 का ग्रुप बना देते हैं और वो पिक्चर बिकम्स अ डेकोरेशन पीस। इस तरह का फिनोमिना सब यूज करते हैं। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्लास वी विल डू रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस।